And now in next part we have to start from this topic, positive impact of British system of education। यानी यहाँ पर देखना, देखो किसी भी चीज़ का एक नेगेटिव पार्ट होता है और किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही इफेक्ट होते हैं। आप कोई भी काम करो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों होता है। यहाँ पर भी जब ब्रिटिश इंडिया में आई, ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, तो ब्रिटिश सिस्टम में जो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया, इसका सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव हमारे इंडिया पर पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी ब्रिटिश ने जब एजुकेशन देना शुरू किया, जब एजुकेशन को इम्प्रूव यहाँ पर करवाया, फैसिलिटीज दी, तो यहाँ पर हमारे कंट्री में लोगों में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दी गई है। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो फर्स्ट में दी गई है द इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, है ना। यानी इसमें क्या हुआ, जब लोगों को यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन दी गई तो पहले जो अलग अलग थे, स्टेट वाइज थे, पहले तो स्टेट नहीं कहेंगे, एम्पायर थे, किंगडम थे। तो अभी के कंसर्न में यदि हम बात करें तो जैसे तमिलनाडु हो गए, बिहार है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, ये सारे अलग अलग प्लेसेस में है जहाँ अलग अलग किंगडम्स थे और सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी, लगभग अलग अलग लैंग्वेज होती थी। बट जब इंग्लिश आए, जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को प्रमोट किया। जब इंग्लिश को प्रमोट किया तो लगभग पूरे कंट्री में इंग्लिश का प्रचार प्रसार हुआ, इंग्लिश लोगों ने बोलना शुरू किया। इससे क्या हुआ, जो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में जो लोग थे, इन लोगों के बीच में क्या हुआ, एक यूनिटी का भावना, यूनिटी का जो फीलिंग होता है वो भावना जो है इम्प्रूव हुआ। इससे लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए और लोगों में एकता की भावना जो है इम्प्रूव होने लगी। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो ये बेनिफिट हुआ इंडिया में इंडियन लोगों को कि इंडियन लोग जो है ये आपस में यूनाइट होने लगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो सपोज दैट आप हिंदी जानते हो और आप हिंदी जानते हो, आप अमेरिका चले गए। अब अमेरिका जाने के बाद यदि आपको वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हिंदी यूज कर रहा हो, तो फिर क्या होगा, आप भले ही उस व्यक्ति को नहीं जानते हो बट आप में और उसमें फ्रेंडशिप या क्लोजनेस आ जाती है। क्यों आई? क्योंकि वह व्यक्ति भी हिंदी बोल रहा है और हिंदी आपकी लैंग्वेज है। या फिर मान लीजिए कि सपोज दैट यदि हमारी लैंग्वेज अलग होंगे तो हम अपने ओपिनियंस को कैसे दे पाएंगे, हम हाउ कैन आई डिलीवर आवर ओपिनियंस टू अदर पीपल। अब कोई कन्नड़ बोल रहा है या तेलुगु बोल रहा है और कोई संस्कृत यूज कर रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी वाले यदि कन्नड़ लोगों के साथ में वहाँ पर जाए तो वो अपनी ओपिनियन को वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो क्या होगा, एक दूरी बनी रहती है। या वट एवर आई वॉन्ट टू से वी कैन नॉट एक्सप्रेस टू अदर दैट पर्सन, ठीक है। बट यदि हमारा लैंग्वेज यदि कॉमन हो जाता है तो हम उस अपनी जो विचार से हमारा जो ओपिनियन है, इस ओपिनियन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें दोनों के बीच में यूनिटी होगी और हम अपने विचारों को, अपनी ओपिनियंस को आगे हम स्प्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, यूनिटी बढ़ेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने इसी काम को किया। जब इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया भारत में, तो भारत के जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग कंट्री स्टेट के लोग थे, किंगडम के लोग थे, वे आपस में यूनाइट होना शुरू किए। नेक्स्ट में पीपल नाउ रोज अबाउट नैरो रीजनल प्रिजुडिसेस एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इंडिया एज देयर मदरलैंड। तो अब जो है, पहले जो लैंग्वेज के नाम पर, जो एरिया के नाम पर लोग अलग अलग थे, अलग अलग विचारधारा था, अलग अलग सोच सबकी थी। अब लोग जो है इन रीजनल जो डिफरेंसेस थे, जो सोच था, इस तरह का सोच अब धीरे धीरे क्या होने लगा, हटने लगा और लोगों के मन में ये भाव आने लगा कि ये जो कंट्री है ये हमारा क्या है, मातृभूमि है, मदरलैंड है, बिकॉज हम लोग एक हैं, वी आर यूनाइट। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कब, जब ब्रिटिश ने इंग्लिश को यहाँ पर प्रमोट किया, स्प्रेड किया। नाउ नेक्स्ट वन, अ सर्ज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया। तो जब ऐसी भावना आई तो लोगों में क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो भावना होती है, राष्ट्रवाद की जो भावना होती है, वो लोगों में आना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में है इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द आइडियाज इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी। जब इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया गया तो लोगों ने यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब लोगों ने इंग्लिश को सीखा तो अदर कंट्रीज में जो भी बुक्स लिखे गए, अदर कंट्रीज में जो फिलोसफर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में लिखा, इक्वलिटी के बारे में लिखा, उनके विचारों को भी अब इंडियन लोग इजीली समझने लगे, जस्ट बिकॉज इंग्लिश, क्योंकि पहले इंग्लिश बुक में आती थी, अदर कंट्रीज है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती थी या इंग्लिश में ही बुक आती थी, तो पहले लोग नहीं पढ़ पाते थे,
they were Indians unable to understand about their ideas, but now they became able to understand the different countries ideology like equality, liberty, fraternity, democracy क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, इसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और इससे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई इसके प्रति। ठीक है, लोग क्या हुए, जागरूक होने लगे, तो ये फायदा हुआ, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इसका। नेक्स्ट में है इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब लोगों में ये भावना आने लगी कि भाई हमें अपने कंट्री में क्या करना है, सुधार करना है। कौन सा सुधार करनी है, सोशल यानी सामाजिक सुधार आना चाहिए। हमारे कंट्री में धर्म को रिलेटेड, रिलीजन को लेकर बहुत सारे एविल्स हैं, सोशल एविल है, रिलीजियस एविल्स भी है। हमारे किसी के रिलीजन में बहुत सारी कमियां हैं, लैकिंग है, तो इन लैकिंग को भी सुधारना है, धर्म को भी सुधारना है और समाज को भी सुधारना है। ठीक है, ये आइडियाज आने लगे कब, जब ब्रिटिश ने एजुकेशन इंग्लिश मीडियम को या फिर ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम था उस एजुकेशन सिस्टम को जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट वन, इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ द सोशल, दिस वन कंप्लीटेड। एंड लास्ट वन इज दैट एजुकेटेड वुमेन लाइक सरोजिनी नायडू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट। जब यहाँ पर एजुकेशन को स्प्रेड किया गया तो पहले क्या थी, महिलाओं को, ये लेडीज को, महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं दी जाती थी, घरों में ही रहते थे, बेसिकली स्कूल नहीं भेजा जाता था। बट जब यहाँ पर ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय के साथ साथ, समय के अनुसार धीरे धीरे अब महिलाएं भी जो है वो एजुकेशन को पाने लगी, महिलाओं को भी एजुकेशन मिलने लगा, जिससे क्या हुआ, महिलाएं भी अवेयर हो गई, महिलाएं भी जागरूक हुई और कहीं न कहीं बहुत प्लेसेस में महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। हमारे नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था इसको पूरा करने में, इसमें पार्टिसिपेट करने में, कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो यहाँ पर जस्ट हियर इट हैज़ बीन सिंपल एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन अबाउट सरोजिनी नायडू की सरोजिनी नायडू ने भी नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था, देश को आज़ाद कराने में उनकी भी भूमिका रही है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो महिलाएं थी, वुमेन है, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये कब हुआ, जब यहाँ पर एजुकेशन स्प्रेड किया गया और लोग, महिलाएं भी जागरूक हो गए, महिलाएं भी अवेयर हो गई, अवेयरनेस उनमें भी आया। ठीक है, तो दिस वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव था, सकारात्मक छाप था, इम्पैक्ट था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का। अब भाई एज आई टोल्ड यू दैट एवरी एस्पेक्ट है टू, एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो अब हमें यहाँ पर देखना है क्या कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, पेज नंबर 36 यहाँ देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वन, इट क्रिएटेड अ डिवीजन बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन एंड द रेस्ट ऑफ इंडियंस। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फायदा तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब देखो इसका नुकसान क्या हुआ है ना। इसका नुकसान ये हुआ कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की भावना आने लगी, डिवीजन की भावना आने लगी। अब बोलते ना वो, ही इज रीडिंग इन इंग्लिश मीडियम, ही इज रीडिंग इन हिंदी मीडियम, ही इज रीडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर आज भी कहीं न कहीं एक फीलिंग आती है ना, वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो इंग्लिश देखो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, वो देखो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहा है, तो यहाँ कहीं न कहीं ये भावना आज भी आप लोग फील कर सकते हो। तो ये ब्रिटिश के टाइम में भी हुआ, जिनके पास पैसा था, जो ब्रिटिश के क्लोज में थे, अब उन्हें क्या हुआ, अच्छा एजुकेशन मिला, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिला, इंग्लिश सीखा या फिर ज़्यादा एजुकेटेड हुए, नॉट ओनली इंग्लिश, इन ऑल द एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाया, कुछ लोग हैं जो अच्छी तरह से एजुकेशन मिली और वे काफ़ी आगे गए। तो यहाँ पर एक सोसाइटी में डिवीजन शुरू हुआ कि वो दे आर अनएजुकेटेड एंड वी आर एजुकेटेड। ठीक है, वी आर हायर क्लास एंड दे आर लोअर क्लासेज। तो इस तरह का फीलिंग इंडियन सोसाइटी के बीच में आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वन, इंडिजिनियस लिटरेचर एंड थॉट्स वर इग्नोर्ड। अब जब इंग्लिश यहाँ पर आए, ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, तो वो क्या चाहेंगे, वे चाहेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो इंग्लिश सिस्टम है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर दिया जाए या फिर इंग्लिश लिटरेचर जो है उन लिटरेचर को हम लोग प्रोवाइड करें, वे लिटरेचर को यहाँ इंडियन पढ़े। बट हमारे कंट्री के जो राइटर्स है, हमारे कंट्री का जो लिटरेचर है, साहित्य है, हमारे कंट्रीज का जो विचार है या फिर जो बुक्स है, तो संस्कृत लैंग्वेज हो गया या फिर जो भी अदर लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है यहाँ पर, तो उन लिटरेचर को यहाँ पर इग्नोर किया गया। यानी हमारे कंट्री का जो लिटरेचर है, बुक्स है, तो कहीं न कहीं
ये इस चीज़ को इग्नोर किया गया, यानी उसको प्रमोट नहीं किया गया। ब्रिटिश ने जिस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया उसमें हमारे कंट्री के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं दी गई। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट में है थर्ड में कि ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ने क्या किया, अपने बुक्स के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से जो ऐसा लोगों को बताना शुरू किया टेक्स्ट बुक के माध्यम से कि ब्रिटिश का जो रूल है, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ब्रिटिश का जो फिलॉसफी है, ब्रिटिश का जो दर्शन है, ब्रिटिश का जो सोच है, ये सोच आपकी सोच से अच्छा है। यानी इंडियन की सोच से, इंडियन जितना अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ब्रिटिश का होता है। हालांकि उसमें तो इंडियन को मौका नहीं मिला था, बट ऐसे बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे किसी भी कंट्री का हो, अपने चीज़ों को, ब्रिटिश ने अपने चीज़ों को क्या किया, ग्लोरीफाई किया, यानी अपने चीज़ों की प्रशंसा की, अपने चीज़ों को अच्छा बताया कि हमारा जो चीज़ है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका है, हमारा जो फिलॉसफी है, दर्शन है, यानी हमारा जो बुक्स है, हमारी जो सोच है, ये बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। और इस चीज़ को सभी को इम्प्लीमेंट कर, सभी प्लेसेस में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और सभी को फॉलो करना चाहिए, अपनी चीज़ों को बताना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट में एजुकेशन बिकेम अ प्रायोरिटी ऑफ दोज हु कुड अफोर्ड इट एंड हेंस ओनली द रिच इंडियंस बेनिफिटेड। इसका नेगेटिव पार्ट ये हुआ कि चूंकि एजुकेशन महंगा थी, तो एजुकेशन कॉस्टली था, और जो रिच इंडियंस थे बेसिकली उन लोगों को ही अच्छा एजुकेशन, या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो था अच्छे तरीके से रिच लोगों को ही मिल पाया, और जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो ऐसे लोग जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं जा सकते थे, उन लोगों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर हम इसका नेगेटिव पार्ट क्या हुआ कि इंडिया में दो तरह के लोग, समाज में, सोसाइटी में दो तरह के लोग आए, एक अनएजुकेटेड और एक एजुकेटेड, एक पॉवर्टी, एक पुअर पीपल और एक रिच पीपल। तो इस तरह से कहीं न कहीं समाज में, सोसाइटी को डिवीजन भी किया गया, बांटने का भी काम किया किसने, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने। तो दीज वर द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। नाउ इन नेक्स्ट में वी हैव टू सी अबाउट द सोशल इम्पैक्ट, यानी ब्रिटिश ने जब एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, स्प्रेड किया, तो यहाँ पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, हमारी कंट्री का जो समाज है, सोसाइटी है, यहाँ पर उस एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर, सोशल इम्पैक्ट। यहाँ पर क्या हुआ, द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ इंडियन। ब्रिटिश को इंडिया का जो कस्टम है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, जो परंपराएं इंडिया का, जो यहाँ का संस्कृति है, कल्चर है, इसे ब्रिटिश पसंद नहीं करते थे। और उनका विचार क्या था, क्या उन्होंने कहा कि दे कंसिडर्ड इंडियंस एज बारबेरियन, इनफेरियर्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम। तो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नहीं मानते थे और कहते थे इनको रहने का तौर तरीका मालूम नहीं है, तो इसके कारण से ये हमसे इंडियन से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव की भावना रखते थे। कौन, ब्रिटिश। एंड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस वांटेड टू फ्री द इंडियन सोसाइटी फ्रॉम एविल्स, सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स। और दूसरी ओर ब्रिटिश ये चाहते थे कि इंडिया में जो भी सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सोशल एविल्स हैं, जो सुपरस्टिशन है, यानी कि जो अंधविश्वास हमारे कंट्री में है, जो रिचुअल्स है, तो इन रिचुअल्स में हमें क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, रिफॉर्म करनी है। तो मेनी रिफॉर्म्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड, और यही कारण था कि बाद में बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। कुछ इंडियन लोगों ने भी किया, इंडियन रिफॉर्मर ने भी किया, और कुछ ब्रिटिश ने भी स्टार्ट किया, प्रयास किया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, कुछ राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो व्यक्ति है सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, ग्रेट समाज सोशल रिफॉर्मर थे हमारे कंट्री के। तो राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इन लोग चाहते थे कि हमारे समाज से क्या हुआ, इरिडिकेट हो सोशल एविल, यानी हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना है, इरेडिकेट करना है। दे इवन कंपेल्ड द ब्रिटिश टू पास सम लॉज टू इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और यहाँ तक कि इन समाज सुधारक, इन ग्रेट पर्सनालिटीज ने ब्रिटिश को प्रेशराइज किया कि भाई आप ऐसा कानून बनाइए, आप ऐसा लॉ बनाइए जिससे हमारी कंट्री में जो सोशल एविल्स है, इन सोशल एविल्स को फिनिश किया जाए, इसे हटाया जा सके। और इन्हीं का परिणाम था, इसी का आउटकम्स था, रिजल्ट था, इनके प्रयास का रिजल्ट था कि ब्रिटिश ने बहुत सारे लॉ बनाए, कानून बनाए, जो जिसने हमारे सोसाइटी में जो सोशल एविल्स थे, उन सोशल एविल्स को उन्होंने
हटाया विद द हेल्प ऑफ द लॉ। सो लेट्स वी नो व्हाट टाइप्स ऑफ लॉज वर देयर। तो कौन कौन से कानून थे और कौन कौन सा ऐसा सामाजिक बुराई थी, सोशल सिविल से हमारे कंट्री में, जिसको ब्रिटिश और इंडियन दोनों ने मिलकर हटाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन टोल्ड अबाउट द सती सिस्टम। देखो सती प्रथा हमारे देश में चल रही थी, हमारे समाज में सती प्रथा, ये बहुत ही एक अमानवीय प्रैक्टिस था, एक इनह्यूमन प्रैक्टिस था। इसमें होता क्या था, यदि किसी का हस्बैंड कोई महिला है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसकी जो चिता जलती है उसी में उसकी पत्नी को भी जलकर अपने प्राण का त्याग करना पड़ता था, मर जाना पड़ता था। ये एक सिस्टम था। नाउ तो what was done here? Now sati was an inhuman practice where a widow was forced to burn herself. Let me erase this side this herself on funeral pyre of her husband. जो मैंने कहा भी कि अपने चिता, जो उसके पति का चिता होता है उसी में पत्नी को भी जलकर मर जाना होता था या अपने प्राण को त्याग करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट वॉज एबोलिश्ड इन 1829। कीप इन माइंड 1829। हु? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में सती सिस्टम को एबोलिश किया, कानून बनाया कि अब सती सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और इस काम में किसने हेल्प किया, विलियम बेंटिक को किसने इंस्पायर किया, तो राजा राम मोहन रॉय ने। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने इंस्पायर किया या प्रैक्टिस की, उन्हें बताया, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि इस सिस्टम को बंद किया जाए। और इनका जो एफर्ट्स था, इनके एफर्ट्स के कारण ही गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को 1829 में फिनिश किया। ये बहुत बड़ा सुधार था। नाउ नेक्स्ट वन में है फीमेल इन्फेंटिसाइड। व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड? यानी कि इसका मतलब होता है कि जो लड़की यदि होती है तो उसे मार दिया जाता था पहले, किलिंग ऑफ इन्फेंट गर्ल्स। यदि किसी को मालूम हो जाए कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बेटी है, या मालूम पैदा हो भी गई है बेटी है, तो उसको मार दिया जाता था। तो ये ऐसा पहले होता था। अब ये भी क्या है, बहुत बड़ी सोशल एविल्स था। इस सोशल एविल्स को भी 1870 में एक लॉ बनाया गया, जिसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह। पहले देखो जो 8 इयर्स के बच्चे हैं, 10 इयर्स के बच्चे हैं, तो उसी समय शादी कर दी जाती थी। इससे क्या होता था, उसका एजुकेशन हैम्पर हो जाता था, एजुकेशन नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी बैन किया गया, चाइल्ड मैरिज। व्हाट इज रिटन हियर कि ऑफ चिल्ड्रन एज अर्ली एज 1 और 3 इयर्स, यानी 1 साल का बच्चा हो या 3 साल के बच्चे हो, उसकी भी शादी कर दी जाती थी। एंड दिस सिस्टम वॉज बैन इन 1891 एंड अगेन इन 1929। तो 1891 में चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया। इसके बाद और भी इसमें इंप्रूवमेंट लाया गया और भी सुधार किया गया। इन 1929 द शारदा एक्ट ऑफ 1929, याद रखेंगे, कीप इन माइंड कि 1929 में एक कानून बना जिसका नाम था शारदा एक्ट। इस शारदा एक्ट के तहत में क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट की गई इस कानून में, और ये बताया गया कि अब जो है मैरिज का जो एज होगा, जो शादी करने की जो उम्र होगी, वो क्या होगा, 18 इयर्स होगी। किसके लिए, महिलाओं के लिए, और 21 इयर्स होगा बॉयज के लिए, यानी लड़कों के लिए। तो 18 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 इयर्स फॉर बॉयज। इट वाज चेंज इन 1929, यानी 1929 में शारदा एक्ट आया, जिसके तहत में मैरिज करने का जो एज फिक्स किया गया वो 18 इयर्स एंड 21 इयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इट अप्लाई टू ऑल पीपल लिविंग इन ब्रिटिश इंडिया एंड नॉट ओनली हिंदूज। इट वाज द रिजल्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो अब ये जो रूल बनाया, इस किस पर इंप्लीमेंट हुआ, केवल इंडियन पर नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं इन सब पर इंप्लीमेंट हुआ। एंड नाउ नेक्स्ट वन, विडो रीमैरिज एक्ट। दिस इज कॉल्ड विधवा पुनर्विवाह कानून, यानी विधवाओं को भी फिर से शादी करने का कानून। तो विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1856। कीप इन माइंड 1856। तो 1856 में ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया, जिसके तहत में विधवाओं को भी फिर से शादी करने का अधिकार दिया गया। इट वॉज विद द परसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस कानून को बनाने में कहीं न कहीं किन्होंने हेल्प किया,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने हेल्प की और इन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इस तरह के कानून को बनाया जाए, ताकि जो महिलाएं हैं, सपोज है किसी की शादी होती है और 1 महीने 2 महीने के बाद ही उसके पति की डेथ हो जाती है, ऐसे कंडीशन में उस महिला का जीना बहुत ही काफ़ी सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसमें बेसिकली विधवाओं की शादी नहीं होती थी, लेकिन उनकी महिलाओं की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अब एक ब्रिटिश ने कानून बनाया, एक्ट बनाया। कब? 1856 में। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से। और अब 1856 में इस लॉ को ये लॉ पास किया गया, अब विधवाओं की भी शादी, विडो की भी मैरिज हो सकती है। तो दिस आर ऑल्सो वेरी गुड स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश। नाउ next one is that up to 1920 only the enlightened Indian man worked for the welfare of and upliftment of women। यानी यह बताया जा रहा है कि 1920 तक ऐसे लोग जो केवल वैसे इंडियन जो जागरूक थे, केवल ऐसे ही लोग महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनका स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम करते थे। एंड दे नॉट ओनली अपोज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बट ऑल्सो डेडिकेटेड देयर लाइफ टू कॉज ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो हमारे कंट्री में बहुत ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने महिलाओं की कंडीशन को आगे ले जाने में, महिलाओं की कंडीशन को अच्छा करने में बहुत सारा मूवमेंट किए, आगे आए और उनके जीवन को सुधारने में अपना जीवन भी गंवा दिया, अपना जीवन भी त्याग किया, अपने जीवन को त्याग किया और पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ महिलाओं के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया। ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हमारे कंट्री में हुए। तो रिलीजियस रिफॉर्म और सामाजिक, ऐसा नहीं कि केवल सोशल रिफॉर्म बल्कि रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए। रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी करने में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। मेनी एजुकेटेड वुमेन ऑल्सो ज्वाइन वेलफेयर प्रोग्राम, और साथ साथ बहुत सारे महिलाएं भी थी, एजुकेटेड महिलाएं थी उन्होंने भी समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत कुछ अपना योगदान दिया। एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड, और इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि 1927 में महिलाओं का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक सम्मेलन हुआ, ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। कब? 1927 में। ग्रेजुअली द इंडियन सोसाइटी केम टू एक्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, और ये जो सोशल रिफॉर्म चलाया गया, ये जो समाज सुधार चलाया गया, इसी का परिणाम था कि धीरे धीरे समाज में लोगों में के बीच में क्या भावना आई? इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन की, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों में समानता, दोनों में जो समान अधिकार होते हैं, राइट टू इक्वलिटी होती है, इक्वल की बात होती है। इस चीज को समाज ने स्वीकार किया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार। इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस।